नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने सामान्य परिचय, पृष्ठभूमि, अर्थ परिभाषा और आज के ज़माने में जो उदार लोकतंत्र है, लिबरल डेमोक्रेसी जो है, उसके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पता करें कि किस देश में कैसी शासन व्यवस्था है। तो उसमें उसके कुछ खास लक्षण हैं, कुछ खास संस्थाएं और प्रक्रियाएं होती हैं जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमुक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और अमुक देश में नहीं है। आज हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के गुण और दोष क्या हैं। विशेषकर जो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, मत्स्य विश्वविद्यालय से संबद्ध और राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध, तो उनमें उनके लिए जो परीक्षा पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें सेकंड यूनिट में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके गुण दोष बताइए। तो उसमें लोकतंत्र के कौन से गुण हैं, सबसे पहले उन पर चर्चा करेंगे। और उसमें जो पहला खास लक्षण है वो है, इसमें जन कल्याण की साधना होती है। और जन कल्याण की साधना का तात्पर्य यही है कि इसमें जो हमने पिछले कक्षा में भी स्पष्ट किया था कि वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप जो है लोकतंत्र का वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और उसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, जिनका चुनाव जो है जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। और जनता की ये जो प्रतिनिधि हैं, ये जनता की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से परिचित होते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इस शासन शक्ति का प्रयोग जनता के हितों के अनुसार करेंगे। तो शासकों के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। तो लोकतंत्र का पहला गुण यही है कि इसमें सार्वजनिक हित की वृद्धि होती है, लोक हित की वृद्धि होती है, जन कल्याण की साधना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अकाउंटेबल होते हैं, सीधे उत्तरदायी होते हैं। इसी आधार पर उनको शासन सत्ता प्राप्त होती है। दूसरा गुण है कि सर्वाधिक कुशल शासन। सर्वाधिक कुशल शासन इसलिए कहा जाता है कि इस शासन में जो नीतियां हैं वो जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं और इन्हें लागू करने के लिए भी जनता का सहयोग मिलता है, क्योंकि शासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो वो अपने आप को अधिक से अधिक कुशल बनाने के लिए कोशिश करता है। और दूसरी शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो अधिक से अधिक उनके हित के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। गार्नर के शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं। गार्नर महोदय लिखते हैं कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा ये शासन अधिक कुशल होता है। तीसरा जो इसका गुण है लोकतंत्र का, वो है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन किस रूप में कहा गया है? क्योंकि इसमें जनता जो है सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करती है, अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों और आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करती है। और जो राजनीतिक दल भी हैं वो भी महत्वपूर्ण और जो जनोपयोगी मुद्दे हैं उन पर जनता को विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ऐसे में उनको सार्वजनिक विषयों पर जो ओपन डिबेट जो होती है उससे
एक तो स्वस्थ राय बनने में सहायता मिलती है, दूसरा स्वतंत्र चर्चा के परिणाम स्वरूप लोगों को राष्ट्र की समस्याओं के बारे में राय बनाने का मौका मिलता है, लोगों के सोचने समझने का ढंग सुधरता है और उनको सार्वजनिक शिक्षण हो जाता है। C.D. वंश ने इसी संदर्भ में लिखा है कि सारी शासन व्यवस्था एक शिक्षा प्रणाली होती है, परंतु सर्वोत्तम शिक्षा है आत्म शिक्षा। अतः सर्वोत्तम शासन पद्धति स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र का पर्याय है। तो ये सार्वजनिक शिक्षण इसके द्वारा मिलता है। गेटल ने भी लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है इसको, ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप। इसमें जनता जो है मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जो स्वाभाविक रूप से शासन सार्वजनिक विषय के जो विषय हैं उन पर चर्चा करती है, तो उनकी सार्वजनिक शिक्षा का साधन के रूप में लोकतंत्र को कहा गया है। देशभक्ति की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों के मन में देशभक्ति के भाव को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में जब विश्वास होता है कि देश में उसका अपना शासन है तो देश के प्रति उसका अनुराग बढ़ जाता है। उनको ये लगता है कि इस शासन में हमारी हिस्सेदारी है, तो ऐसे में उनका अपने शासन और देश के प्रति लगाव बढ़ता है। मिल ने ऐसा ही लिखा है इसके बारे में कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी जो हैं उसके स्वामी न होकर सेवक हैं। तो ये देशभक्ति का शिक्षा भी इसमें मिलती है, देशभक्ति का भाव भी इससे पैदा होता है। क्रांति से सुरक्षा, क्रांति की आवश्यकता ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है और वो वर्ग जो है जनता के हित की उपेक्षा करके शासन करता है, अपनी मनमर्जी से शासन चलाने की कोशिश करता है। लेकिन लोकतंत्र में स्थिति एकदम विपरीत है। इसमें क्रांति की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि जो शासन शक्ति है वो जनता में निवास करती है और शासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकतंत्र में जो शासन है वो जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जो नीति अपनाता है वो जनमत के अनुसार करता है। तो सभी पक्षों को अपनी बात कहने का हक होता है इसमें, और चुनाव लड़ने का हक होता है। जिस शासक से आप सहमत नहीं हैं तो उसको अगले चुनाव में हटा करके दूसरे प्रतिनिधि को नियुक्त किया जा सकता है। तो गिलक्राइस्ट ने इसी संदर्भ में लिखा है कि लोकप्रिय शासन अर्थात लोकतांत्रिक शासन सार्वजनिक सहमति पर आधारित शासन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्रांति की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जनता का जो असंतुष्टि का भाव है या गुस्सा है वो चुनावों के मार्फत निकलता रहता है। वो आगामी चुनाव में जिस शासक से वो सहमत नहीं होते हैं उसको चुनाव में पराजित करके अपनी पसंद की नई सरकार चुन सकते हैं। तो ऐसे में क्रांति की संभावना न के बराबर रहती है। इसमें समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन भी कहा गया है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की समानता स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार किया गया है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव इसमें नहीं किया जाता और सभी व्यक्तियों के लिए विधि जो है, कानून जो है, समानता और स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। गेटल ने कहा भी है कि लोकतंत्र समता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसमें न्याय की वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वतंत्रता और समानता सभी को प्राप्त होती है। इसके अलावा विश्व शांति का समर्थक भी कहा गया है इसको। विश्व शांति वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता मानी गई है और विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही इस टारगेट को, इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक राजतंत्र या सैनिक तंत्र या फासिस्ट तानाशाही सरकारों की बात है तो उनमें दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करने का भाव या बल दिया जाता है। साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं।
लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि बर्क ने भी कहा है इस संदर्भ में कि लोकतंत्रीय जो आंदोलन है वो शक्ति का आंदोलन कहा गया है। तो ये लोकतंत्र के कुछ खास गुण हैं कॉमन, जो हर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र में दोष क्या हैं। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विपरीत विचार रखते हैं, टेरी रैंड ने तो इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है, लूडोवेशी ने इसको कहा है कि प्रजातंत्र जो है मृत्यु की ओर ले जाता है। तो ऐसे जो विचारक हैं जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विपरीत विचार रखते हैं, तो वो लोकतंत्र की कड़ी आलोचना करते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण उनकी आलोचनाएं हैं और उन आलोचनाओं में ये है, एक तो अयोग्यता की पूजा, कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत दिया जाता है और योग्यता की दृष्टि से व्यक्ति समान नहीं होते हैं। लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, इनका ये मानना है। और यूरोप के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं कार्लाइल, वो ये कहते हैं कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान शक्ति, राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना करना है। इसी प्रकार लैकी नाम का एक विद्वान है, वो कहता है कि लोकतंत्र जो है वो निर्धनतम, अनभिज्ञतम, अयोग्यतम लोगों की सरकार है। फैगेट इसे अज्ञानता से भरा शासन कहता है। H.G. वेल्स ये बुद्धिहीन अज्ञानियों का शासन कहता है। तो ये लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके खिलाफ आलोचक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और इस तरह इसको भीड़ तंत्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा इसके खिलाफ जो आलोचना है या दोष है वो है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक रूप से व्यवहार से चाहे जो भी बात कही जाए, व्यवहार में लोकतंत्री शासन व्यवस्था बहुत अधिक भ्रष्ट कहा गया है कि व्यवहार में एक शासक एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा अनुसार किया जाता है और देखा जाता है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासक की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है और जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। तो ब्राइस ने तो राजनीति में धन का बल शीर्षक एक अध्याय में उन्होंने लिखा है कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें निर्वाचक, विधायक, प्रशासकीय अधिकारी और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ में अपना सर झुका दिया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें करप्ट लीडरशिप को बढ़ावा मिलती है। एक लोकतंत्र में जनोत्प्रेरक नेता जो है खुलकर खेलने को उसको अवसर मिलता है। भावनाओं से खिलवाड़ करके वो वोट बटोर लेते हैं, फिर नारेबाजी की आड़ में स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं। चरित्रहीन राजनीतिक अनेक स्थानों पर संस्थाओं के प्रभावशाली लोगों के साथ सौदेबाजी करके और जनता को उल्लू बनाते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। तो ऐसे में ये कहा गया है कि वो एक भ्रष्ट शासन प्रणाली में, करप्ट शासन प्रणाली में ये तब्दील हो जाता है। एक आलोचना इसकी की गई कि सार्वजनिक धन और समय का इसमें अपव्यय किया गया है। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतांत्रिक विधानसभाओं में इसमें लंबी और जटिल प्रक्रिया के चलते कानून निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और अनेक बार जो कानून पारित होते हैं वो आउट ऑफ डेट भी हो जाते हैं कई बार। ब्राइस ने तो इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र की तुलना उन्होंने एक ऐसी समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में कार्य करता है। इसमें लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, जनमत के संगठन, प्रचार, चुनाव इत्यादि में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये पैसा अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया जा सकता है। और एक लॉजिक ये भी दिया जाता है इसके खिलाफ कि राजनीतिक दल खर्च चलाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों से करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं चंदे के रूप में, और जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो ये दल जो है, जो इनके
फाइनेंसर हैं, वित्तदाता हैं, उनको उचित अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस करते हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक है कि लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है। इसमें एक तर्क दिया जाता है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समानता इसमें मिलती है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर अब जब हम देखते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में जो स्वतंत्रता समानता है, व्यक्ति की जो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता है, वो अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक वर्ग के व्यक्ति खड़े होते हैं और वे धन शक्ति के प्रभाव से चुन भी लिए जाते हैं। तो जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे ऐसे कानून बनाते हैं जो धनिक वर्ग को अधिक से अधिक उनका हित साधन होता हो। तो आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की जो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता है वो लगभग अर्थहीन सी हो जाती है। एक इसके दोष के रूप में राजनीतिक शिक्षा का दंभ के रूप में कहा गया है कि राजनीतिक शिक्षा एक गुण कहा गया था कि इसमें सार्वजनिक शिक्षा मिलती है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक शिक्षा एक विशेष प्रकार की शिक्षा मिलती है जिसमें राजनीतिक दल अपनी बात जनता को एक विशेष ढंग से कहते हैं और समस्याओं को जानबूझकर विकृत रूप प्रदान करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो लोकतंत्र में जो किया जाता प्रचार है वो व्यक्तिगत रूप से भी कई बार छींटाकशी होती है, तो उसमें नागरिक शिक्षित नहीं होते बल्कि वो एक कलुषित और गंदा माहौल, राजनीतिक माहौल बन जाता है। एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले ज़्यादा होते हैं मुद्दों की बजाय। एक आलोचना है कि संकट काल की दृष्टि से ये कमज़ोर शासन है और संकट काल में तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में शासन जो है चर्चा परिचर्चा के बाद लिए जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि और एग्जाम्पल दिया जाता है कि द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी जो यूरोपीय लोकतांत्रिक देश थे अधिनायकवादी नाजी जर्मनी के सामने कमज़ोर सिद्ध हुए, क्योंकि वो जो तानाशाही व्यवस्था है वहाँ तुरंत फैसले लिए जाते हैं। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व तो एक दूसरे पर थोपने की बात की जाती है। लोकतंत्र में मिलने वाली जो असफलता है उसकी जिम्मेदारी कोई पक्ष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलन या अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी ठहरा देती है। विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी ठहराते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चलता है जिसमें साधारण नागरिक ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में असफलता के लिए उत्तरदायी कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जाती है। और एक आलोचना इसकी है कि मतदाताओं की इसमें उदासीनता होती है। मतदाता इस शासन पद्धति के प्रति उदासीन कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता जो है वो चुन लेते हैं और राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बावजूद भी जो मत प्रतिशत है वो 50 से 60% के बीच में होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जनता का रुझान या रुचि इसमें नहीं होती है। और जब भी सभी मतदाता जब मतदान में भाग नहीं लेते हैं तो प्राय योग्य उम्मीदवार नहीं चुने जाते और कम योग्य अवसरवादी प्रकृति के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें चुन लिए जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुण और दोष हैं। धन्यवाद।